Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about tubo-ovarian abscess. This topic is from the TOG article. It was updated in 2018. Okay, so let's start. Tubo-ovarian abscess है क्या? It is an inflammatory mass that involve tubes and ovary with the pus. ठीक है, ये है क्या? एक बेसिकली एक मास है, इन्फ्लेमेटरी मास है, बस कलेक्शन होती है जिसकी वजह से ये एक मास जो कि आपके ओवरीज को ट्यूब्स को इन्वॉल्व करता है। होता क्यों है? जब आप पीआईडी को ट्रीट नहीं करते तो फिर ये एक सीवियर किस्म की कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। रिप्रोडक्टिव एज में कॉमन है और 60% तक पेशेंट जिनमें ट्यूबो-ओवेरियन मास देखा गया है ना, वो नली बेरस होती हैं। ठीक है, अगर पीआईडी को अब ट्रीट भी कर लेना तो फिर इसका कितना रिस्क है? 15 to 35% तक है। अगर ट्यूबो-ओवेरियन एब्सेस के साथ पेशेंट को सिस्टमिक सेप्सिस भी डेवलप होती है तो फिर मोर्टेलिटी का रिस्क है 5 to 10%। रिस्क फैक्टर क्या है कि वो पेशेंट जो कि बैरियर कंट्रासेप्शन मेथड यूज़ नहीं करते या वो जिनमें आपने इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस रखी है, जिस पेशेंट की हिस्ट्री हो प्रीवियस पीआईडी की, अर्ली एज एट फर्स्ट इंटरकोर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, डायबिटिक मेलाइटिस, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, अगर पीआईडी के साथ एंडोमेट्रियोसिस भी हो साथ साथ में, तो फिर ट्यूबो-ओवेरियन एब्सेस का रिस्क 11.5 टाइम इंक्रीज होता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? क्लेमाइडिया है, गोनोरिया, इकोलाई, बैक्टीरियोइड, स्ट्रेप्टोकोकस, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, एक्टिनोमायोसिस, माइकोप्लाज्मा, गार्डिनेला वजाइनलिस एंड पेल्विक टीबी। ठीक है, बट अगर 30 to 40% केसेस में देखा गया है कि जो मोस्टली काज होता है ना ट्यूबो-ओवेरियन एब्सेस, वो पोली माइक्रोबियल बैक्टीरिया की वजह से होता है। इट मीन्स कि एक से ज़्यादा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और पोली माइक्रोबियल ऑप्शन हो तो फिर आपने वही सिलेक्ट करना है, अगर नहीं तो फिर आपने क्लेमाइडिया करना है। ठीक है, और फिर गोनोरिया। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? सब फर्टिलिटी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ सकता है, क्रोनिक पेल्विक पेन की पेशेंट कंप्लेन करता है, रिपीटेड हॉस्पिटल एडमिशन होती है और सर्जिकल स्क्यूला। ओके, पैथोजेनेसिस क्या है कि जब भी आपको इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो ये फिर असेंडिंग इन्फेक्शन होता है और मतलब सर्विक्स से फिर ऊपर अपर जेनाइटल ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है और यही बस फिर आपके ट्यूब्स में को इन्वॉल्व करता है। पीआईडी डेवलप होती है, फिर पीआईडी को अगर आप ट्रीट नहीं करते तो फिर ट्यूबो-ओवेरियन एब्सेस डेवलप होती है। अच्छा, सिर्फ पीआईडी की वजह से नहीं होता, कभी कभी अपेंडिसाइटिस, डायबिटिकुलाइटिस, पायलोनेफ्राइटिस की वजह से भी स्प्रेड होके ट्यूबो-ओवेरियन एब्सेस हो सकती है। ठीक है, आपके ट्यूब्स और ओवरीज इन्वॉल्व हो सकती हैं बाय द डायरेक्ट और द हेमाटोजेनियस रूट। के पेशेंट को पीआईडी है या ट्यूबो-ओवेरियन एब्सेस है, तो क्लिनिकल फीचर्स इसके आप देखें कि आपको एडनेक्सल टेंडरनेस मिलेगी जब भी आप पल्पेशन करेंगे। तो जैसे ही आप ट्यूब्स या ओवरी को टच करेंगे ना तो पेशेंट को पेन की कंप्लेन होगी। सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस मिलती है इन पेशेंट्स में। फीवर देखें तो 90% तक केसेस में ट्यूबो-ओवेरियन एब्सेस में फ़ीवर मिलता है। पीआईडी में 60% तक फीवर की कंप्लेन पेशेंट करता है। डायरिया भी ज़्यादा कॉमन ट्यूबो-ओवेरियन एब्सेस में है। एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन होती है पेशेंट में और आपको पल्पेशन पे और अल्ट्रासाउंड पे दोनों पे आपको एडनेक्सल मास मिलता है। अगर इन्फेक्शन सीवियर हो जाए तो पेशेंट सेप्सिस में भी जा सकती है। फिर आपने सेप्सिस की साइंस भी देखने होते हैं कि टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी रेट एलिवेटेड तो नहीं है। अच्छा, ये थे इसके क्लिनिकल फीचर। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आप क्या क्या करते हैं और आपको क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं? ट्यूबो-ओवेरियन एब्सेस में WBC काउंट एलिवेटेड होता है, मोर देन 10,000 या 90% तक केसेस में 15,000 से ज़्यादा होता है। जो मोस्ट सेंसिटिव लेबोरेटरी प्रेडिक्टर मार्कर है ना, दैट इज़ दी CRP, नॉट WBCs। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि सेंसिटिव प्रेडिक्टर मार्कर ट्यूबो-ओवेरियन एब्सेस का क्या है, ना ESR है ना ही WBCs है, ये CRP है। ठीक है, और इन पेशेंट्स में आपने सीरम लैक्टेट और ब्लड कल्चर भी भेजना होता है अगर पेशेंट सिस्टमिकली अनवेल हो, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट सेप्सिस में जा रही है। और आपने नात करनी है फॉर दी गोनोरिया एंड क्लैमाइडिया के लिए, HIV की स्क्रीनिंग करनी है और जो भी रिप्रोडक्टिव एज में आपके पास आती हैं पेशेंट, आपने सब की BT टेस्ट करनी है।
अगर WBCs नॉर्मल हैं, पेशेंट को फीवर नहीं है, तो इन दोनों की बेसिस पे आप ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ओके, इमेजिंग आप क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे आपको मिलता है क्या, सोलिड सिस्टिक एडनेक्सल मास मिलता है, ट्यूब्स में आपको पस मिलती है, ठीक है, और कोगविल साइन मिलता है आपको, दैट इज़ द पैथोगोनोमिक ऑफ द एक्यूट ट्यूबल इन्फ्लेमेशन। पाउच ऑफ डगलस में भी आपको फ्लूइड मिलता है। इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है, 78% है, सेंसिटिविटी 81% है। अगर अल्ट्रासाउंड पे आपका डायग्नोस नहीं हो रहा या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि बाउल भी इन्वॉल्व हो चुका है, तो फिर आप CT स्कैन करेंगे, ठीक है। CT स्कैन में आपको थिक्ड वॉल मिलती हैं और डेंस एडनेक्सल मास मिलता है विद दी सेप्टेशन। इसकी जो स्पेसिफिसिटी है दैट इज़ दी 100% और सेंसिटिविटी 94% है। MRI मोस्टली, क्योंकि CT स्कैन आप नहीं कर सकते प्रेगनेंसी में, और MRI आप करते हैं, दैट इज़ दी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होती हैं उसमें। जो प्रेगनेंसी में प्रिफर्ड है ना, दैट इज़ दी MRI। सेंसिटिविटी कितनी है MRI की, 95% है, और स्पेसिफिसिटी 89% है। प्रेगनेंसी में ये अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा सुपीरियर है। ओके, DDs में अपेंडिकुलर मास, एंडोमेट्रियोमा, एक्टोपिक, डायवर्टिकुलाइटिस और ओवेरियन मैलिग्नेंसी आ जाता है। लेप्रोस्कोपी आप हर पेशेंट में नहीं करते, पहले आप एंटीबायोटिक ही देते हैं कि अगर पेशेंट स्टेबल है तो पहले आप 48 आवर तक एंटीबायोटिक ही देते हैं। फिर आप देखते हैं कि पेशेंट स्टेबलाइज होती है, उसको पेन कम हो जाता है, अगर फीवर सबसाइड हो जाता है तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आपने सर्जिकल स्टेप लेना होता है, ठीक है। अच्छा, अब पेशेंट आपके पास आई फीवर के साथ, क्रोनिक पेल्विक पेन है उसको, और आपने देखा अल्ट्रासाउंड पे तो आपको एडनेक्सल मास मिल रहा है, या आपने पल्पेट किया तो आपको एडनेक्सल मास मिला, और उसके अलावा आपको CBC में WBC टेस्ट मिले और CRP भी रेज्ड मिला, ठीक है। तो आप सस्पेक्ट करेंगे ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस। तो आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है इन पेशेंट्स में, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, HIV स्क्रीनिंग करते हैं, STI स्वैब लेंगे फॉर दी गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया, CBC करेंगे, CRP करेंगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, ब्लड कल्चर, सीरम लैक्टेट और अल्ट्रासाउंड पेल्विस करेंगे। यह आपने हर पेशेंट में करनी है जिनमें आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस है। फिर आप देखते हैं कि पेशेंट सिस्टमिकली वेल है या अनवेल है। अगर उसमें साइन ऑफ सेप्सिस हैं तो फिर आपने करना क्या है, आपने सेप्सिस 6 प्रोटोकॉल फॉलो करना है। इमीडिएटली आप उसे ऑक्सीजन देंगे, ब्लड कल्चर करेंगे बिफोर गिविंग द एंटीबायोटिक। आपने इसको IV ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इमीडिएटली देनी है, सीरम लैक्टेट भेजना है, IV फ्लूइड देने हैं, और अवरली आप यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे। ओके, उसके बाद आपने, क्योंकि पेशेंट सेप्सिस में जा चुकी है, तो आपने पेशेंट को शिफ्ट करना है HDU में, सीनियर से रिव्यू लेना है। अगर एक्यूट एब्डोमेन है ना, तो आपने इमीडिएटली उसी वक्त सर्जरी करनी है। ओके, अच्छा, अगर कोई साइंस ऑफ सेप्सिस नहीं है, सिर्फ ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस है पेशेंट को, तो फिर आपने करना क्या, आप एडमिट करेंगे, IV एंटीबायोटिक देंगे, MDT अप्रोच के थ्रू आपने पेशेंट को मैनेज करना है। 4 आवर्ली आपने उसके वाइटल्स देखने हैं, आवर्ली अपने यूरिन आउटपुट देखना है, रेगुलरली आपने CBC और CRP भेजना है, आपने थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस के लिए उसको कंप्रेशन, स्टॉकिंग या लो मॉलिक्यूलर वेटाहेप्रिन देना है, और इसके अलावा आपने सीनियर से रिव्यू लेना है एटलीस्ट 2 times और मोर देन 2 times पर 24 आवर। फिर आप 24 to 48 आवर के बाद देखते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव हो गए हैं या नहीं हुए। अगर फीवर उसको सबसाइड हो गया है, पेन भी कम हो गया है, और आपकी जो लैब्स हैं वो भी इम्प्रूव हो गई हैं, तो फिर आपने करना क्या है, फिर अगर इम्प्रूव हो गई है तो फिर आप इसको शिफ्ट कर दें ओरल एंटीबायोटिक पे फॉर दी 14 days टोटल कोर्स देते हैं आप, ठीक है, और आप डिस्चार्ज कर दें। अगर STI कंफर्म हो चुका है तो फिर आपने पार्टनर की भी टेस्टिंग करनी है। अच्छा, अगर 48 आवर के बाद पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती, तो अब है कि आप इंटरवेंशन करेंगे। अब इंटरवेंशन की क्या क्या इंडिकेशन है, एक तो अगर 48 आवर तक पेशेंट को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सेकेंडली अगर एब्सेस की साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, पेशेंट की एज 40 ईयर से ज़्यादा हो, क्योंकि इस एज ग्रुप में कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, WBC काउंट रेज्ड हो, पेशेंट स्मोकर हो, या एब्सेस की साइज़ 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तो फिर तो आपने सर्जरी ही करनी है। फिर आपने इंटरवेंशन नहीं करनी, फिर आपने डायरेक्ट सर्जरी करनी है, क्योंकि इंटरवेंशन में भी आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप इमेज गाइडिंग ड्रेनेज कर सकते हैं
ट्रांसवेजाइनल रूट के थ्रू या ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांस रेक्टल या ट्रांसग्लूटियल। इसका सक्सेस रेट कितना है? 83 to 100%। ओके, तो इसमें आप करते क्या है, इमेजिंग गाइडेड ड्रेनेज में आप अल्ट्रासाउंड की हेल्प से एस्पायरेशन करते हैं। एस्पायरेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप करते हैं नीडल के थ्रू, जब स्मॉल एब्सेस हो जिसकी साइज़ 5 सेंटीमीटर से कम हो तो फिर आप उसको नीडल के थ्रू एस्पायरेट कर सकते हैं। बट अगर लार्ज एब्सेस हो, मल्टीलोक्यूलेटेड हो, तो फिर आप कैथेटर के थ्रू ड्रेन करते हैं। ओके, सेकेंड सर्जिकल इंटरवेंशन, आप लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटमी भी करते हैं। अगर आपका इमेजिंग गाइडेड ड्रेनेज फेल हो जाए या एब्सेस की साइज़ मोर देन 8 सेंटीमीटर है तो फिर आप सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है। या तो पेशेंट को फर्टिलिटी कंसर्न हो तो उसमें भी आप इमेजिंग गाइडेड ड्रेनेज नहीं करते, आप लेप्रोस्कोपी प्लस ड्रेनेज करते हैं, ठीक है। ड्रेनेज के बाद आपने पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली आईवी एंटीबायोटिक पे रखना है, बस कल्चर भेजना है, पैरालाइटिक इलियस के लिए मॉनिटर करना है। और फिर भी अगर पेशेंट को फीवर रहता है तो फिर आप दोबारा इमेजिंग करेंगे, आप एक्सक्लूड करेंगे कि सब फ्रेनिक या इंट्राथोरेसिक एब्सेस तो डेवलप नहीं हो गई पेशेंट को, ठीक है। और अगर फिर भी सबसाइड नहीं हो रहा तो फिर आपने एक्सटेंसिव सर्जरी करनी है, इट मीन्स कि आपने लेप्रोटमी करनी है। थीम कौन सी यूज़ करनी है? ट्यूबोवेरियन एब्सेस में 70% तक एंटीबायोटिक इफेक्टिव होती है, ठीक है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक एजेंट्स यूज़ होते हैं दैट पेनिट्रेटेड द एब्सेस कैविटी एंड रिमेन एक्टिव विद इन इट। तो जो रिजीम है दैट इज़ द ऑप्शन 1, ऑफ्लॉक्सिन प्लस आइवेट्रेटिजोल दे सकते हैं आप, और या आप क्लाइंडामाइसिन प्लस जेंटामाइसिन दें। ऑप्शन 3 है कि आप सेफॉक्सिटिन और डॉक्सीसाइक्लिन दें। 4 में आ जाता है सिप्रोफ्लैक्सिन डॉक्सी प्लस मेटर्निटिजोल, ठीक है, ये आईवी रिजीम है। अगर आपसे पूछें कि सबसे बेस्ट कौन है, कौन सी रिजीम है, तो एविडेंस यही कहता है कि क्लाइंडामाइसिन, जेंटामाइसिन और एम्पेसिलिन, ये अगर तीनों अगर आप साथ देना तो इसकी जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिटी है, जो इफेक्टिव है दैट इज़ दी 87.5% तक ये इफेक्टिव है, ठीक है। और अगर क्लाइंडामाइसिन और जेंटामाइसिन आप सिर्फ देंगे तो इसकी इफेक्टेसी 47% है। अच्छा, उसके अलावा बाकी सेफॉक्सिटिन और डॉक्सी, इन दोनों की जो एफिकेसी वो इक्विवेलेंट है अगर आप क्लाइंडामाइसिन जेंटामाइसिन दें या ये वाली रिजीम देते हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एब्सेस कैविटी पेनिट्रेशन किसका अच्छा है? क्लाइंडामाइसिन का, मेटर्निटिजोल का और सेफॉक्सिटिन का। मेडिकल ट्रीटमेंट आप उन पेशेंट्स पे नहीं देंगे जिनकी जो एब्सेस की साइज़ है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, जिनकी एज 40 ईयर से ज़्यादा है, जिनमें WBC's काउंट इनिशियली हाई हैं और जिनमें स्मोकिंग की हिस्ट्री है, तो इनमें पर आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। आपने सर्जरी कब करनी है? जब 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा एब्सेस की साइज़ हो तो फिर आप डायरेक्ट सर्जरी ही करते हैं, ठीक है। जिससे ही पायरेक्सिया उसको फीवर रिजॉल्व हो जाए तो फिर आप उसको एंटीबायोटिक पे स्विच कर सकते हैं, ओरल एंटीबायोटिक पे। अच्छा, अब सर्जरी की क्या क्या इंडिकेशन है? सर्जरी इट मीन्स कि या तो आप लेप्रोस्कोपी करते हैं या लेप्रोटमी करेंगे आप, ठीक है। तब करेंगे एक तो पेशेंट 48 आवर तक पेशेंट इम्प्रूव ही नहीं हुई, आपने उसको एंटीबायोटिक दी, इम्प्रूव नहीं हुई, अब तो आपने करनी है इंटरवेंशन। या एक्यूट एब्डोमेन, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि रैप्चर हो चुका है, ठीक है, या पेशेंट क्लिनिकली डिटोरिएट हो रही है, या एब्सेस का साइज़ 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इन केसेस में आप डायरेक्ट सर्जरी करते हैं, ओके। तो 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो है लेप्रोस्कोपी, क्विक है, पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाती है, स्मॉल इंसिशन देना पड़ता है, पोस्ट ऑप पेन भी इतना नहीं होता। डिपेंड करता है कि आपके पास सर्जन मौजूद हो जिसके पास लेप्रोस्कोपिक स्किल्स हों, ठीक है। और 90% तक सक्सेस रेट है अगर आप लेप्रोस्कोपिक ड्रेनेज करें प्लस एडियोलाइसिस करें प्लस एंटीबायोटिक कवर दे दें उसको, तो फिर इसका जो सक्सेस रेट है दैट इज़ दी 90%। आप जो प्रेग्नेंट पेशेंट आती हैं, वो पेशेंट जिनमें फर्टिलिटी कंसर्न हो और उनको ट्यूबोवेरियन एब्सेस हो ना, तो उनमें फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते, उनमें फिर आप लेप्रोस्कोपिक ड्रेनेज प्लस एडियोलाइसिस प्लस एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है।
तो जो फर्टिलिटी कंसर्न के साथ आए तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन आपका होगा ना वो लेप्रोस्कोपिक ड्रेनेज होगा। अच्छा, अब जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास लेप्रोटमी है। लेप्रोटमी आप तब करते हैं जब आपके पास एक तो फैसिलिटीज़ ना मौजूद हो लेप्रोस्कोपी की, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि बाउल भी इन्वॉल्व है, ठीक है, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इस केस में आपने लेप्रोटमी करनी होती है। या पहले पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी की हिस्ट्री है, या जो एब्सेस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है कि आप लेप्रोस्कोपी नहीं कर सकते उसमें, या पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ भी है साथ साथ में, तो इन केसेस में आपने लेप्रोटमी करनी होती है, लेप्रोस्कोपी आप नहीं करते हैं, ठीक है। अब सर्जिकल ऑप्शन में आपके पास एक तो है कंजर्वेटिव, जिसमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए आप करते हैं। इसमें आप करते क्या है कि लेप्रोस्कोपी करते हैं और फिर आपने ड्रेनेज करनी होती है पेल्विक एब्सेस की, ठीक है, और कैविटी आप वॉश कर दें, ड्रेन प्लेस कर दें और एड्यूलाइसिस करें। अच्छा, अब मॉडरेट इसमें आप यूनिलेटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी करते हैं, बायलेटरल नहीं करते हैं। रेडिकल में आपने बायलेटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी करनी होती है, पेल्विक क्लियरेंस करनी होती है। इसमें फिर पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो जाती है और प्रीमेच्योर मेनोपाज भी होता है। ये मोस्टली आप तब करते हैं जब पेशेंट नियर टू एज ऑफ द मेनोपाज आपके पास आती है ना, तब आप रेडिकल करते हैं, ठीक है। सर्जिकल चैलेंजेस, क्योंकि जो टिश्यूज़ होते हैं ना वो नेक्रोटिक होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं, तो जब भी आप डेड टिश्यू को टच भी करेंगे ना तो वो ब्लीड करेगा, ठीक है। और पेरिटोनियम पूरी एडिमेटस होती है, आपको यूरेटर नज़र ही नहीं आता, तो यूरेटर इंजरी का रिस्क ज़्यादा होता है। एडिशंस होती हैं, बाउल एडहेरेंट होता है, तो विसरल इंजरी का रिस्क ज़्यादा होता है। सो ये चैलेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। अच्छा, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस का इंसिडेंस पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन्स में कितना है? 1.7% तक है। मैलिग्नेंसी का रिस्क कितना है? 47% है, जिसमें आपकी सर्वाइकल, एंडोमेट्रियल, ओवेरियन, फैलोपियन ट्यूब मैलिग्नेंसी आ जाती हैं। आपने इस वजह से ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस अगर आपके पास आती है आफ्टर 40 ईयर तो आपने सर्जरी करनी है, आपने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देना, ठीक है। अच्छा, इलेक्टिव अगर सर्जरी आप करेंगे ना तो फिर आप एक्यूट एपिसोड के 6 वीक बाद करें, ताकि जो इन्फ्लेमेशन है और जो टिश्यू क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए, उसके बाद फिर आप सर्जरी करें, ठीक है। ये आप तब करते हैं जब पेशेंट की रिपीटेड एडमिशन हो रही हो, या परसिस्टेंट उसको एडनेक्सल मास है, और या तो फिर क्रोनिक पेल्विक पेन है, तो फिर आप इंटरवल इलेक्टिव सर्जरी करते हैं आफ्टर 6 वीक। अच्छा, अब इमेजिंग गाइडेड ड्रेनेज जो हमने डिस्कस किया था, इसका जो सक्सेस रेट है ना वो है 83 to 100%। अगर ट्रांसवजाइनल रूट से करें तो 100% है। कैथेटर ड्रेनेज आप तब करते हैं जब लार्ज एब्सेस हो, बायलेटरल हो, मल्टीलोक्यूलेटेड हो, तो फिर आप करते हैं। इसका सक्सेस रेट है 93% विद द ट्रांसवजाइनल एस्पिरेशन प्लस एंटीबायोटिक। अच्छा, अब वो पेशेंट जिनको ट्यूब ओवेरियन एब्सेस है, प्रेगनेंसी में आपके पास आई हैं, तो अब आप क्या करेंगे? प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है, प्रीटर्म लेबर का, कोरियो का, फीटल और मैटरनल डेथ का रिस्क बढ़ जाता है। आपने हमेशा, अगर प्रेगनेंसी में आती है तो प्रेगनेंसी में अपेंडिक्स एब्सेस का भी रिस्क ज़्यादा होता है, तो फिर आपने इसको एक्सक्लूड ज़रूर करना है। और डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए MRI हम प्रीफर करते हैं प्रेगनेंसी में, दैट इज़ दी सुपीरियर टू दी अल्ट्रासाउंड फॉर दी डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन प्रेगनेंसी में कौन सी है, दैट इज़ दी MRI, और अगर नॉन प्रेगनेंट में पूछें तो फिर अल्ट्रासाउंड है, ओके। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है सीवियरिटी पे और जेस्टेशन पे। अर्ली डिलीवरी और सर्जरी में भी नेसेसरी टू सेव द मदर। अगर एक्यूट एब्डोमेन है तो फिर तो आप सर्जरी ही करेंगे। अच्छा, अगर इंट्रायूटेराइन डिवाइस के साथ ट्यूब ओवेरियन एब्सेस डेवलप हो जाए तो फिर आपने करना क्या है कि आप डिवाइस रिमूव करें। पेशेंट की अगर ऑप्सी की हिस्ट्री है तो आप उसको इमरजेंसी हार्मोनल कंट्रासेप्टिव दे दें। और इनमें जो बैक्टीरिया कॉमन होता है ना, दैट इज़ दी एक्टिनोमाइसिस स्टाइली।
जिसकी वजह से मल्टीपल एब्सेस और फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है। ठीक है, और इनमें फिर आपने ट्रीटमेंट में कौन सी एंटीबायोटिक देनी है? पेनिसिलिन ज़रूर देनी है। अच्छा, अगर पीआईडी के साथ साथ एंडोमेट्रियोसिस भी हो तो फिर रिस्क कितना बढ़ जाता है ट्यूब ओवेरियन एब्सेस का? 2.3%। ठीक है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आपने एसटीआई की स्क्रीनिंग करनी है। अगर पॉजिटिव है तो फिर आपने पार्टनर की भी करनी है, फिर आपने दोनों को ट्रीट करना है। हो सकती हैं क्रोनिक पेल्विक पेन होता है आफ्टर ट्यूब ओवेरियन एब्सेस 1 in 3 वुमेन। ठीक है, अगर एक एपिसोड हुआ है ना तो फिर उसमें इंसिडेंस होता है 12% का। अगर 2 एपिसोड हो चुके हैं तो फिर 30% इंसिडेंस है कि पेशेंट को क्रॉनिक पेल्विक पेन डेवलप हो सकता है। तो मोर देन 3 हैं तो फिर 67%। अच्छा, अगर आपने ट्रीट पहले एंटीबायोटिक से किया हो या सर्जरी से ट्रीट किया हो, अगर दोबारा डेवलप होता है ना तो फिर इंसिडेंस सब में सेम ही है। फिर वो डिपेंड नहीं करता कि पेशेंट को आपने एंटीबायोटिक से ट्रीट किया था या सर्जरी की थी। पेशेंट आपके पास आती है इनफर्टिलिटी के साथ, तो इसमें जो आपकी जो बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन है ना, दैट इज़ द लेप्रोस्कोपिक ड्रेनेज। आप लेप्रोस्कोपी करेंगे, ड्रेनेज करेंगे, एडियोलाइसिस करेंगे और उसको एंटीबायोटिक देंगे। इसका जो सक्सेस रेट है दैट इज़ द 32 to 63%। अगर आप सिर्फ एंटीबायोटिक देंगे ना तो फिर प्रेगनेंसी का जो रेट है ना दैट इज़ द 4 to 15%। तो जो भी पेशेंट आपके पास आए ट्यूब ओवेरियन के साथ और इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री हो उनमें, तो उनमें आपने लेप्रोस्कोपिक एंड ड्रेनेज करना है। ठीक है, और उसके अलावा आपने इन पेशेंट की हिस्टेरोसल्पिनोग्राफी भी करनी है ताकि आप ट्यूबल पेटेंसी देख सकें। अगर हाइड्रोसल्पिंग्स है तो फिर आप आईवीएफ से पहले बायलेटरल सल्पिंजेक्टमी करेंगे। और इन पेशेंट्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क भी बढ़ जाता है। एडिशन, फिस्टुला फॉर्मेशन, रिपीटेड हॉस्पिटल एडमिशन, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी हो सकता है अगर आप बायलेटरल ओफ्रेक्टमी कर रहे हैं। की प्रिवेंटिव मैसेज यही है कि अगर जब भी आप पेशेंट में सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पीआईडी है तो फिर आप उसको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दें, वेट ना करें। ओके, अर्ली एडिक्वेट एंटीबायोटिक थेरेपी एंड द एसटीआई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आर क्रिटिकल लिमिटिंग द मॉर्बिडिटी। और आपने सीनियर को ज़रूर इन्वॉल्व करना है, एमडीटी अप्रोच के थ्रू इन पेशेंट्स को आप ट्रीट करें। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्यूब ओवेरियन एब्सेस।